Hello everyone, this is Farhan guys. I'm solving paper 4, that is alternative to practical paper, May-June 2020, variance 41. So let's check what we have in this paper. Seems like a filtration process. Okay, a student investigates a sample of rock salt. The student grinds the rock salt into powder, places the powder into a beaker and add water to it. Stir the mixture. Pour the mixture through the apparatus shown. Okay. नेम apparatus A. ये जो आपके पास apparatus A है ये तो फिल्टर फनल है, तो हम यहाँ लिखेंगे फिल्टर फनल. ओके, नेम apparatus B. ऑब्वियसली ये कॉनिकल फ्लास्क है. A brown solid remains in apparatus A. ओके, सो ब्राउन सॉलिड यहाँ पर है, इसका मतलब वो इनसॉल्युबल है क्योंकि फिल्टर पेपर के ऊपर कलेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम रेजिड्यू का नाम देंगे. A colorless solution is collected in apparatus B. इसका मतलब ये आपका फिल्ट्रेट है, ये सॉल्युबल पार्ट होगा रॉक सॉल्ट का. ठीक है, नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ कलरलेस सॉल्यूशन. इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं. Okay, now the next is colorless solution contain two different cations. One cation is sodium. The student adds dilute nitric acid and aqueous sodium sulfate to the colorless solution. So guys, remember, I'm adding sulfate ions in a colorless solution, and because of that addition, white precipitate is formed. Name the other cation in the colorless solution. Obviously, barium ions. क्योंकि barium sulfate के white precipitates बनेंगे on the addition of sulfate ions. Okay, अच्छा ये चीजें आप पहले भी पढ़ चुके हैं. और ये तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ इसको. दिस इज बेरियम आइंस. आपने सल्फेट आइंस ऐड किए थे सोडियम सल्फेट से, ये दोनों मिलकर बना लेंगे बेरियम सल्फेट. ठीक है, सो ये जो आपके पास आयन था ऑब्वियसली ये आपके कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर अवेलेबल था. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, a student investigate the effect of adding different masses of rock salt on the temperature of the mixture of ice and water. Okay, the diagram shows the volume of water the student uses in the investigation. तो ये आपके पास 15 है, ये 20 है, तो ये हो जाएगा 16, 17, 18, 19, 20. So ये 15, 16. All right. So ये value तो 16 की, तो volume of water is basically 16 cm3, which we need to state that. So हम बेटा state कर देते हैं इसको 16 cm3. Okay. और क्योंकि हम मेजरिंग सिलेंडर से मेजर कर रहे हैं इसलिए हमें 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0.0 उस वक्त होता है जब बहुत एक्यूरेट वॉल्यूम चाहिए होता है. मेजरिंग सिलेंडर से एक्यूरेट वॉल्यूम की मेजरमेंट नहीं की जाती. ओके, the student places the water into the mixture. Repeat the experiment 4 times. Why are we adding ice, guys? Ice क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले भी बताया कि ice जो होता है उसको ऐड करने से आप टेम्परेचर को कम कर देते हैं, यानी रिएक्शन को क्वेंच करने के काम आ रहा होता है. For reducing the
temperature or quenching the reaction. Okay, ये दो possibilities होती हैं. Let's see what we have in among these two. इन दोनों में से कौन सी possibility है? uh, in each repeated experiment a different mass of rock salt is added to the mixture. State a variable that needs to be kept constant in each experiment. आपको पता है अगर एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं. हम एक्चुअली रॉक सॉल्ट ले रहे हैं. ओके, और यस, ये देखो हमने रॉक सॉल्ट लिया है. सिंस इट इज अ सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉलिड होगा एट आरटीपी. सो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया मेंटेन करना होगा. ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको पाउडर में कन्वर्ट किया था, राइट? तो मेक श्योर कि हम पाउडर में ही लें. ठीक है ना. सो हमने एक्चुअली सरफेस एरिया इंक्रीज किया यहाँ पर, क्योंकि हम ग्राइंड कर रहे हैं सॉलिड को. ओके, सो इसका मतलब हमने जितने भी रॉक सॉल्ट लेने हैं, जितना भी मास लेंगे उसमें हम पाउडर फॉर्म ही लेंगे. सरफेस एरिया मेंटेन करोगे और वो वेरिएबल कह रहा है तो कोई एक लिख के दे सकते हैं आप. तो सरफेस एरिया है, इसके अलावा एक और भी चीज है. जाहिर सी बात है, आप वाटर को प्लेस कर रहे हो बीकर के अंदर तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को मेंटेन करोगे. ये मेरा पहला हो गया. दूसरा हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके, इनको कंट्रोल करना है. नंबर थर्ड, आइस जो ऐड कर रहे हैं वो भी आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर ऐड करेंगे, उससे ज्यादा क्वांटिटी यूज नहीं करेंगे फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंट. सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ आइस, जो कि आपने मेंटेन करना है. तो ये तीन लिख के दिए, इनमें से कोई एक लिख दीजिए, क्योंकि उन्होंने आपसे वेरिएबल्स नहीं कहा है, वेरिएबल का है. ओके, all right. The diagram shows part of the thermometer the student uses the measure to measure the lowest temperature reached when 1 gram of rock salt is added. So मैंने 1 gram of rock salt add किया है, तो टेम्परेचर मुझे ये मिला है. तो इस टेम्परेचर की रीडिंग क्या होनी चाहिए? इस टेम्परेचर की रीडिंग होनी चाहिए 3.9, isn't it? और ये हो जाएगा -3.9. एक और बात नोट करने की, आप नोट करें, मास ऑफ रॉक सॉल्ट बढ़ रहा है तो टेम्परेचर जो है ना वो ड्रॉप हो रहा है. तो मैं यहाँ से रिलेशनशिप क्या निकाल सकता हूँ? मैं रिलेशनशिप ये निकाल सकता हूँ कि मास ऑफ रॉक सॉल्ट increases while temperature decreases. ओके, ये मेरे पास एक बहुत ही क्लियर कट रिलेशनशिप नजर आ रहा है मुझे इस डेटा को देखने के बाद. ओके, ओके, plot the result on the grid, include a suitable scale for x-axis. तो suitable scale for x-axis होगा 1 centimeter square per this. अच्छा, वैसे मैंने ये बना दिया आप लोगों के लिए, बट मैं इसको थोड़ा सा और कर देता हूँ कुछ इस तरह से कि ये 0.5 होगा, ये आपका 1.0, ये आपका 1.5 है, ये आपका है. ठीक है, तो ये स्केल हो गया आपका. ये -1 है आपके पास, -2, -3, तो इसका मतलब ये
-1 से 2 जा रहा है तो 1.2468 इन दिस, ठीक है। तो एक्स एक्सेस भी आपको पता चल गया कि क्या सूटेबल स्केल होगा। 0.5 ग्राम इज बेसिकली पर स्क्वायर। लाइन ऑफ बेस्ट फिट हमने बना दी है आपके लिए। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन दिस? याद रखिएगा कि वाई एक्सिस के ऊपर लोएस्ट टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस के ऊपर मास ऑफ रॉक सॉल्ट है। वो कह रहे हैं यूज योर ग्राफ to find the lowest temperature when 1.4 gram of rock salt is added. 1.4 gram of rock salt, ये है 1.4 gram of rock salt जो मैंने ऐड किया है, ये है। ओके, और ये आ रहा है तकरीबन 5.4। ओके, सो हम बोलेंगे यहाँ पर -5.4 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन मास ऑफ रॉक सॉल्ट एडेड टू द लोएस्ट टेम्परेचर। तो देखें ये रिलेशनशिप मैंने आपको यहाँ बताया था कि मास इंक्रीज कर रहे हैं, हो रहा है। तो इसी को हम यहाँ लिख देते हैं उठा के। तो हम लिखेंगे मास ऑफ रॉक सॉल्ट increases while temperature decreases. Okay, that's the end of question number 1. Let's move on to the next question. Seems like it's related to titration. Lime water का saturated solution है. Lime water is basically calcium hydroxide. हमें mass of calcium hydroxide find out करना है in 1 dm cube of lime water. And for that, first of all, we need to measure 25 cm cube of lime water into the flask. और जाहिर सी बात है एक फिक्स्ड वॉल्यूम में मेजर करना चाहता हूं, तो फिक्स्ड वॉल्यूम को मेजर करने के लिए आई विल यूज पिपेट, ओके, into a 100 cm cube measuring cylinder. Okay, 100 cm cube of measuring cylinder में तो कभी भी टाइट्रेशन नहीं करते हम, so this might be the source of error. Okay, हम मेजरिंग सिलेंडर ले रहे हैं। ओ ओ ओ ओ यस, सो अगर तुम्हें 25 cm क्यूब मेजर करना है तो तुम मेजरिंग सिलेंडर नहीं लोगे क्योंकि ये एक एक्यूरेट वॉल्यूम है, तुम पिपेट लोगे। तो दिस माइट बी द सोर्स ऑफ एरर। सो ये सोर्स ऑफ एरर है, इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पिपेट, ठीक है, मेक सेंस। Add few drops of methyl orange indicator into the flask. Place 0.1 mole per dm cube hydrochloric acid into the burette and takes an initial reading. Okay, so एक बात और तय हो गई कि hydrochloric acid is found in the burette whereas conical flasks contain lime water. तो calcium hydroxide is found in the conical flask. उसने लिखा हुआ भी ये क्वेश्चन में, ये लिखा हुआ, ठीक है। Run hydrochloric acid from the burette into the flask until the mixture changes color. Okay. We are using methyl orange और हम सब जानते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का कलर एल्कली में येलो होता है। इसका मतलब लाइम वाटर में येलो होगा, और जब आप HCl से टाइट्रेट करेंगे तो एसिड के अंदर वो हो जाएगा यकीनन रेड। तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी येलो टू रेड। रिकॉर्ड द फाइनल रीडिंग, रिपीट एक्सपेरिमेंट 2 टाइम्स। ओके, एक्सपेरिमेंट 2 टाइम्स रिपीट करने के लिए क्या है, बट टाइट्रेशन उन्होंने 3 की हुई है, कोई मसला नहीं है। हम 1 बाय 1 देख लेते हैं सबको। दिस इज गोइंग टू बी 0.0, दिस इज गोइंग टू बी 11.6। ओके, फिर आपके पास है 11.6 एंड देन 23.7, देन फिर आपके पास है 23.7 और फिर आपके पास है 34.9।
Okay, take out the difference is going to be 11.6. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 12.1. इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा 11.2. ओके, वो कह रहे हैं द रिजल्ट्स आर नॉट कंसिस्टेंट. ऑब्वियसली रिजल्ट बिल्कुल भी कंसिस्टेंट नहीं है. बेस्ट टाइट्रेशन रीडिंग यहाँ हो ही नहीं सकती. तो वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द apparatus द स्टूडेंट यूजेस दैट इज नॉट एक्यूरेट इनफ फॉर टाइट्रेशन. तो मैंने कहा था आपको मेजरिंग सिलेंडर, मैंने कहा था ये सोर्स ऑफ एरर होगा. ठीक है, 25 cm क्यूब को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर नहीं लेंगे. सो हम यहाँ लिखेंगे मेजरिंग सिलेंडर. ओके, फिर वो कह रहे हैं सजेस्ट मोर एक्यूरेट पीस ऑफ एपरेटस. तो हम बोलेंगे पिपेट. राइट. Next, the student adds hydrochloric acid drop by drop near the end point of the titration. Suggest why the hydrochloric acid is added drop by drop near the end point. To get the more accurate value. हम बोलेंगे because to get the more accurate volume of hydrochloric acid. Okay. The student repeats whole experiment 3 more times using the more accurate apparatus. The results are shown. तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपके पास फर्स्ट होगा और सेकंड होगा. ओके, क्या होगा 7.6 divided by 2. सो मेरे पास आंसर आएगा 11.7. देन फिर हमारे पास है calculate the number of moles of HCl in the average volume of this. So easy. 1000 centimeter cube of HCl contain 0.100 moles. Now we have 11.7 cm cube. So 0.1 into 11.7 divided by 1000 is going to be 1.17 into 10 to the power minus 3. Okay. Now calculate the number of moles of calcium hydroxide in 25 cm cube of lime water. So according to the equation, it has 1 mole, it has 2 mole. अगर आपने 1.17 into 10 to the power minus 3 moles calculate किए हैं, तो moles of calcium hydroxide in 25 cm cube आपके पास हो जाएंगे 5.85 into 10 to the power minus 4, 5.85 into 10 to the power minus 4 mole. Now the next part of the question is calculate the number of moles of calcium hydroxide in 1 dm cube of lime water. आप जानते हैं कि ये 25 cm क्यूब में आपने डिटरमाइन किए एंड 1 dm क्यूब इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब. सो टेक्निकली एग्जामिनर यहाँ पर मोल्स नहीं कैलकुलेट कर रहा है, वो यहाँ पर एक्चुअली कंसंट्रेशन ही कैलकुलेट करवा रहा है. ओके, और उसने मोल्स का नाम दे दिया. तो हम यहाँ लिखेंगे 25.0 cm क्यूब of HCl contain 5.85 into 10 to the power minus 4 moles, right? And 1 dm cube is basically equals to 1000 centimeter cube. So if we have this much volume, so how many moles in it?
So it's going to be 1000 divided by 25. So 0.0234. So this much moles in 1 dm cube. Okay. And that is the concentration technically in check किया जाए. Calculate the MR of calcium hydroxide. AR is given. So calcium is 40 plus oxygen is 16 times 2, hydrogen is 1 time 2. तो यहाँ से MR of calcium hydroxide कितना आ जाएगा आपके पास 40 plus 2 24. Next is calculate the mass of calcium hydroxide in 1 dm cube of live water. Give your answer to two significant figures. Again, two sig fig में आंसर देना है, इस बात का ख्याल रखना है. मुझे एक्चुअली यहाँ पर MR पता है, मुझे 1 dm क्यूब के मोल्स पता है. मैं इन दोनों को यूज करके मास कैलकुलेट कर लूंगा. तो ये है मेरे पास मोल्स इक्वल्स टू मास ओवर MR. ओके. मुझे मास कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा MR ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से. मोल्स है मेरे पास 0.0234 और MR हमने निकाला है 74. तो यहाँ से मास मेरे पास कितना हो जाएगा इनटू 0.0234 इज गोइंग टू बी 1.7316 ग्राम है. मुझे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, तो ये हो जाएगा 1.73. Okay, I hope it makes sense to you. That's the end of this question. Let's move on to the next one. That is third question, and seems like it's a very tricky question. Okay. Bromine, fluorine, and iodine are halogens and found in the periodic table. Reacts with compound to form a solution is reaction. Okay. बिल्कुल इसी तरह से जैसे फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव है, तो वो आयोडाइड को डिस्प्लेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आयोडीन और खुद कन्वर्ट हो गया पोटेशियम क्लोराइड में. और ये इक्वेशंस हमने करवाई हैं, और आपको याद होगा हमने कहा था कि ये रीडॉक्स रिएक्शंस हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आयोडीन -1 से 0 यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है आयोडीन में, -1 to 0 तो ऑक्सीडेशन हो गया, राइट. और फ्लोरीन जो है वो 0 से -1 हो रहा है. इसका मतलब हो गया. सो डिस्प्लेसमेंट तो है, redox भी कह सकते हैं. If potassium bromide, potassium chloride, potassium iodide, aqueous solution of bromine, chlorine, and iodine. Will plan experiment using these solution to show that chlorine is more reactive than bromine and iodine. Bromine is more reactive than iodine, but less reactive than chlorine. Oh my goodness, there's so many information. So yes, your plan must include what you need to do, the observation you expect, explanation of how these observations should order of reactivity of bromine, chlorine, and iodine. Shoot. Okay. So मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा चैनलाइज करके लिखने की कोशिश करता हूँ. मैं एक्चुअली क्लोरीन यूज कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए. ओके. सो मैं इस क्लोरीन को ऐड करूंगा पोटेशियम ब्रोमाइड में एंड लेटर ऑन पोटेशियम आयोडाइड में, और क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है इसलिए वो दोनों को डिस्प्लेस करेगा. सो हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि ऐड aqueous chlorine
to aqueous potassium bromide due to this जो क्लोरीन का येलो कलर है वो डिसअपियर होगा, येलो ग्रीन डिसअपियर, लेकिन जब ब्रोमीन फॉर्म होगा तो ऑब्वियसली उसका कलर ऑरेंज आएगा एंड ऑरेंज कलर विल अपीयर, ठीक है। सो कंफर्म कर दिया कि जी क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। अब इसी में एक और thank you add aqueous chlorine to aqueous potassium iodide. Due to this, yellow green color disappear and obviously iodine का कलर क्या होता है, brown, the brown solution will appear and brown solution will appear. Okay, क्लोरीन से रिलेटेड कर दी बात, let's talk about bromine. हम लिखेंगे add aqueous bromine to aqueous potassium chloride, then there is no visible change, solution remains orange, यानी रिएक्शन नहीं हो रहा, that indicates कि ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम है। ठीक है, फिर हम ऐड करेंगे एक्वस ब्रोमीन को एक्वस पोटेशियम आयोडाइड में, then orange color will disappear and brown solution appears and brown solution forms। ठीक है, इसका मतलब ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयोडीन से रिलेटेड बात करते हैं। एट हम यहाँ लिख देते हैं एट aqueous iodine in separate sample of potassium chloride and potassium bromide, then there will be no color change. Then there will be no color change. Then there will be no color change.
solution remains brown. इसका मतलब आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है, वो रिएक्शन ही नहीं कर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या बनता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बनता है कि जी क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन bromine and bromine is more reactive than iodine. That is the increasing order of reactivity. Okay, that's the end of question number 3. Let's move on to the question number 4 related to salt analysis. Complete the table to show the observation of the salts, name any gas form and state the test used to identify them. Test on solid sample of soil. मैं नाइट्रेट आयन को टेस्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, उसके बाद एल्युमिनियम फॉयल को ऐड किया, फिर वार्म जेंटली किया। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि एक गैस रिलीज होगी विच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। सो हम यहाँ लिखेंगे अमोनिया गैस is given off which turns damp red litmus paper blue. Okay, देन हम कार्बोनेट आयंस डिटरमिन करना चाहते हैं, हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं। तो सो लिखेंगे एब्सेंस of carbon dioxide gas is given off, and obviously it turns lime water milky, which turns lime water milky. ठीक है, उन्होंने हमसे कहा था कि कोई भी गैस है तो उसका नाम दोगे, उसको टेस्ट और आइडेंटिफाई भी करोगे, इसलिए हम सब लिख के दे रहे हैं। एक्वा सोल्यूशन पे टेस्ट कर रहे हैं हम, आयरन 3 आयंस हैं, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद एक्वस NaOH, तो प्रेसिपिटेट्स में इनसॉल्युबल, तो हम लिखेंगे रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स remains insoluble. Okay, उसके बाद the scientists also want to know the pH of the soil. They test the soil by shaking it with universal indicator solution, then leaving it to stand. They discover that the pH is 6. State the color of the universal indicator at pH 6. आप सब जानते हैं कि ये वीक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, ये पीएच वीक एसिड की होती है, और वीक एसिड की जो पीएच है उसके ऊपर कलर आपके पास आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का येलो, मैंने आपको लिखवाया है बकायदा एसिड सॉल्ट के चैप्टर में। ओके, तो वो याद होना चाहिए पूरा यूनिवर्सल इंडिकेटर के स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, वीक एसिड में क्या होता है, फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली में क्या होता है, वीक एल्कली में। ठीक है, वो सारी चीजें लिखवाई हैं तो वो याद होनी चाहिए। ओके, the scientists believe that some fertilizer containing iodide ions has been added to the soil. Okay, iodide ions add कर दिए हैं हमने। Describe how the scientists could test the solution made from the soil, the presence of iodide ion and the result of the test of iodide test. तो iodide ion को टेस्ट करने के लिए भाई बहुत सिंपल सा है, add dilute nitric acid followed by silver nitrate solution. ओके, तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे।
ठीक है, तो ये आपको सिल्वर आयोडाइड, इसके बनेंगे ना येलो प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन हो रहा है और ये आपको आना चाहिए अब इस स्टेज के ऊपर। That's the end of question number 4. Let's move on to the question number 5. Oops, okay. Okay. Leaves of plants contain a number of different colored pigments. Okay. So talking about colored pigments, um, 4 students wants to extract and analyze some of these colored pigments. The leaves are chopped up, ground using mortar and pestle, and then mixed with ethanol. ठीक है, इसको हमने चॉप किया पेस्टल और मोटर से, हमने उनको ग्राउंड किया। ओके, सो बेसिकली ग्राउंड यूजिंग मोटर एंड पेस्टल। ठीक है, तो मोटर एंड पेस्टल से ग्राउंड कर रहे हैं लीव्स को। ओके, ठीक है, एंड देन मिक्स्ड विद इथेनॉल। ऑलराइट, the pigments are separated using paper chromatography. Suggest a reason for cutting and grinding the leaves. जाहिर सी बात है, इन लीव्स के अंदर पिगमेंट्स हैं, उन पिगमेंट्स को हासिल करने के लिए मुझे पेस्टल और मोटर की मदद से इन लीव्स को क्रश करना पड़ेगा, ग्राइंड करना पड़ेगा, ताकि मैं उन पिगमेंट्स को हासिल कर सकूं। ठीक है, तो मेरा सिंपल सी लॉजिक ये होगी, जस्ट टू गेट the colored pigments from the leaves. Okay. Okay. 4 students do paper chromatography separation. The diagram shows 4 set of apparatus used by the student. 3 of the students make mistakes in setting up the experiment. Okay, तो पूछ क्या रहे हैं? अच्छा, आगे पूछ रहे हैं। ओके, अच्छा चलें देखते हैं क्या है। लिड लगी हुई है हमारे पास, बिल्कुल सही बात है, लिड होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल ठीक लगी हुई है। लेकिन डेप्थ ऑफ इथेनॉल जो है वो स्पॉट से ऊपर चला गया, विच इज रॉन्ग। जो बेस लाइन ड्रॉन इन इंक है, तो बेस लाइन अगर आपने पेंसिल के बजाय इंक से ड्रॉ की तो जाहिर सी बात है वो भी पिगमेंट के साथ मिक्स हो जाएगी, तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब ये तो स्टूडेंट गलत हो गया। ठीक है, इसमें चीजें गलत है। मसला है कि नो लेट, इसलिए गलत। इथेनॉल बिल्कुल सही रखी है क्योंकि तो ये भी गलत। इसमें है नो लेट, तो इसका मतलब ये भी स्टूडेंट गलत हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। डेप्थ ऑफ इथेनॉल गलत, बेसलाइन से ऊपर चली गई। पेंसिल से ड्रॉ की गई बेसलाइन, ये सही है, बट क्योंकि इसमें 2 चीजें गलत है इसलिए ये भी गलत है। इसका मतलब ये ठीक होगा, ऑब्वियसली हेड लगी हुई है, बेस लाइन जो है वो पेंसिल से ड्रॉ हुई हुई है, ये भी ठीक है, और डेप्थ ऑफ इथेनॉल जो आपका स्टूडेंट है भी एक ने ठीक किया हुआ है, वो कह रहे हैं विच डायग्राम ए बी सी और डी shows the correct setup as the apparatus, तो हम आंसर देंगे डी। ठीक है जनाब, फिर वो आपसे कह रहे हैं describe 2 mistakes made by the students shown in the diagram, explain why each mistake will prevent the chromatography from working correctly। अब देखिए, मैंने तो बहुत सारी मिस्टेक्स बताई हैं, ठीक है, तो हमें कोई 2 मिस्टेक्स बतानी है। पहली कि नो लेट, बल्कि नो कवर लेट। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगी भाई, आप जानते हैं कि आपके पास
जो सॉल्वेंट है वो इथेनॉल है, एंड इथेनॉल इज हाईली वोलेटाइल, तो वो तो अगर आप लिड नहीं लगाएंगे वो एवेपोरेट हो जाएगा सारे का सारा यहाँ से। ठीक है, तो आप लिखेंगे इथेनॉल इज हाईली वोलेटाइल, विल एवेपोरेट। ठीक है, ये पहली होगी। दूसरी मिस्टेक, दूसरी मिस्टेक ये है कि जनाब जो पिगमेंट्स हैं वो स्पॉट्स, पिगमेंट स्पॉट्स जो हैं वो इथेनॉल से नीचे होने चाहिए। ओ, इथेनॉल नीचे होना चाहिए पिगमेंट स्पॉट्स, ठीक है ना? यस, ठीक है। सो आप यहाँ लिख दीजिए कि पिगमेंट स्पॉट जो है लो इथेनॉल है। ठीक है ना, यहाँ देखो पिगमेंट स्पॉट्स जो है वो ब्लो इथेनॉल है, राइट? यहाँ पर भी ऐसे ही है, और ठीक है ना। सो ये दो मिस्टेक्स हो गई आपके पास। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिगमेंट जो है वो डिसॉल्व हो जाएंगे। सो पिगमेंट्स, उप्स 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 उप्स, एक्सप्लेनेशन में क्या होगा? पिगमेंट्स डिसॉल्व इन इथेनॉल, जिसकी वजह से क्रोमेटोग्राफी नहीं हो सकेगी। ठीक है ना? सो chromatography won't take place। ठीक है, और तीसरी क्या थी? जो बेस लाइन थी वो इंक से ड्रॉ हुई थी। तो अगर बेस लाइन इंक से ड्रॉ की हुई है तो जाहिर सी बात है इंक जो है वो भी पिगमेंट्स के साथ मिक्स होकर सेपरेट होगा, तो इट विल नॉट गिव यू एन एक्यूरेट रिजल्ट। तो तीन मिस्टेक्स मैंने बताई थी, तीन में से कोई दो लिखनी है, मैंने तीनों बता दी आपको। ठीक है। Next is chromatography often uses water in the beaker. Suggest why ethanol is used instead of water in this experiment. इथेनॉल का जो पिगमेंट है, इथेनॉल ओके, माइट ये जो पिगमेंट्स हमारे पास आए हैं ये वाटर में सॉल्युबल हो और अल्कोहल में सॉल्युबल हो, इसलिए। ठीक है ना, इसलिए हमने वाटर यूज नहीं किया। तो आप कह सकते हैं कि पिगमेंट्स आर इनसॉल्युबल in water while soluble in ethanol. Next is, what property of ethanol makes it hazardous to use in the laboratory? What safety precaution needs to be taken to avoid this hazard? तो ethanol flammable है because all organic molecules are flammable. तो आप लिखेंगे ethanol is flammable। अगर ethanol flammable है तो जाहिर बात है प्रिकॉशन क्या करनी है? कीप इट अवे फ्रॉम Bunsen flame। Okay, all right. The diagram shows the results of the three unknown pigments and the pigments from three plants। तो ये pigments हैं three plants के, और ये आपके तीन separate pigments हैं। वो कह रहे हैं how many pigments are there in grass? Explain your answer। भैया बहुत सिंपल सी बात है, ग्रास में एक पिगमेंट ये है, दूसरा पिगमेंट ये है, और तीसरा पिगमेंट ये है। सिंस ग्रास हैज थ्री पिगमेंट्स, इसका मतलब ठीक है, तो ग्रास में थ्री पिगमेंट्स होंगे। सो आप लिखें ग्रास हैज
3 spots. Spots in the chromatogram. Hence, it has 3 pigments. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं which pigment is in all of the plants. अच्छा देखो, ये जो पिगमेंट है ये कैबेज में भी है, ये ग्रास में भी है और ये स्पिनच लीव्स में भी है. तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आंसर देंगे एक्स. फिर वो कह रहे हैं कैलकुलेट द आरएफ वैल्यू फॉर पिगमेंट डब्ल्यू. Oh, then I need to find out. Just hold on a second. I had an idea that I need the actually ruler. So I need to find out, guys. Okay. That's a tricky part of this question paper. Just hold on a second so that I can get the ruler. I want to solve this question. I need to find out. That's the trickiest thing. Ruler, yes, I got it, guys. Guys. Okay. Let me find out. Okay. ये है जनाब. मैं यहां से लेकर यहां तक डिटरमिन कर लेता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट. ओके, और ये है मेरे पास. oops, oh my goodness, I can't even see that properly. This is 1 till, oh my goodness, this is 1 2 3 4 5 5 6 6.5 5 6 6. My goodness, it's very difficult to read. 6. Oh, just hold on a second. 6.5 6.6. Hold on a second. It is very difficult to read it. 6.5 6.6 6.7. Guys, you know my eyesight. Okay, and we need to find out the distance traveled by this spot. Okay, तो हम इसको भी मेजर कर लेते हैं. I hope I can read it properly. ये है आपके पास 4.4. Yeah, 4.5 exactly. आप देख लीजिएगा प्लीज अपने एंड से भी, because I cannot read the scales reading. RF value हमें मालूम करनी है for W. So RF value for W मालूम करने के लिए distance traveled by solute है आपके पास 4.5 और आपके पास 6.7 distance traveled by solvent.
let's see what we'll get here. 0.5 को डिवाइड करें 6.7 से, so ये रहेगा 0.67. Which of the plants in pigment W? Pigment W कहाँ है? देखिएगा जरा pigment W कहाँ है? Pigment W है आपके पास ग्रास में एंड स्पिनच में. ये ना, ये रहा पिगमेंट, इन दो के साथ मर्ज हो रहा है. आप लिखेंगे ग्रास स्पिनच. That's the question 6, guys. A student investigates the reactivity series by putting pieces matters into aqueous solutions. That's displacement reaction, guys. We have done this activity in theory classes. I hope it makes sense to you when we solve this question. कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है. उप्स, कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है इसलिए वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, which means यहाँ पर नो रिएक्शन या नो चेंज. ठीक है, फिर उसके बाद कॉपर आयरन टू सल्फेट नो चेंज. अच्छा, हमने नो चेंज लिखना है. ओके, नो रिएक्शन नहीं लिख सकते. ऑलराइट, नो चेंज. एग्जामिनर ने नो चेंज लिखा है, इसका मतलब मैं नो चेंज लिखूंगा. नो रिएक्शन नहीं लिख सकते क्योंकि उन्होंने भी नो चेंज लिखा हुआ है. मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, ये आ जाएगा. मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस करेगा, ये आ जाएगा. मैग्नीशियम आयरन को डिस्प्लेस करेगा, तो जाहिर सी बात है मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और आयरन बनेगा. आयरन का जो है वो और ब्लैक सॉलिड बन जाएगा. आयरन जब बनता है तो ग्रे सॉलिड बनता है. ये मैंने लिखाया आपको सॉलिड मेटल्स के चैप्टर में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी के अंदर. ठीक है, उसके बाद तो एक बात तो तय हो गई कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक को भी, आयरन को भी. जिसका मतलब अभी तक कॉपर और मैग्नीशियम में से सबसे ज्यादा रिएक्टर जो है वो मैग्नीशियम है, क्योंकि उसने 3 जगहों पे रिएक्शन. ठीक है, रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है, रिएक्शन यहाँ भी हो रहा है. ठीक है, जबकि यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा और इस केस में भी रिएक्शन नहीं हो रहा. तो कॉपर में तो बिल्कुल ही रिएक्शन नहीं हो रहा. मैग्नीशियम में 3 मरतबा रिएक्शन हुआ है. आयरन तो वो कह रहे हैं आपसे कि जनाब रेड ब्राउन सॉलिड बना है. तो रेड ब्राउन सॉलिड का मतलब कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाया होगा. जैसे एग्जामिनर ने नाम लिखे हैं आयरन टू सल्फेट, इसी तरह से मैं भी लिखूंगा कॉपर टू सल्फेट. फॉर्मूला नहीं लिख सकता हूं मैं. सही है, तो ये एक्चुअली ये काम हो रहा होगा, मैं बता देता हूँ आपको. ये हो रहा होगा, देखो यहाँ से Mg प्लस FeSO4, और ये मैंने करवाया है क्लास में, चेक कीजिएगा नोट्स के अंदर. ये हो जाएगा MgSO4 प्लस आयरन. ठीक है, ये इक्वेशन भी करवाई हुई है. बिल्कुल इसी तरह से मैग्नीशियम है आपके पास और आप इसको जिंक सल्फेट से रिएक्शन करवा रहे हैं. ये भी करवाया मैंने क्लास में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस जिंक. ओके, और ये भी करवाया मैंने क्लास में, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, एरो कॉपर प्लस मैग्नीशियम सल्फेट. हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की नहीं आपके साथ, ये पूरी एक्टिविटी शेयर की है मैंने. होप यू रिमेम्बर दिस. ये कॉपर बनेगा और इसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा. ठीक है,
अच्छा, अब आयरन है तो आयरन को अगर मैं कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करवाऊंगा तो ऑब्वियसली आयरन सल्फेट बनेगा FeSO4, जिसका ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा, प्लस कॉपर भी बनेगा। ओके, फिर जिंक जो है वो आयरन टू सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज्यादा है, इसलिए वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। सही है भाई, नो रिएक्शन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम टेबल तो मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर वो कह रहे हैं यूज द इंफॉर्मेशन इन द टेबल टू अरेंज द फोर मेटल्स in order of reactivity starting with the most reactive first. Most reactive, no doubt, is magnesium. ठीक है, अब आप नोट करो, जिंक में यहां पर भी रिएक्शन हो रहा है ना। तो मैग्नीशियम इज मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिविटी जिंक की होगी। ठीक है, उससे कम रिएक्टिविटी आयरन की होगी, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो कॉपर की होगी। इसके लिए तो आपको ऑब्वियसली इसके लिए ये सारी एक्टिविटी याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, आप उठा के ये लिख दीजिए। दैट्स द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑब्वियसली द पेपर।